उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं और पूर्वोत्तर राज्य के एक खास राज्य की हम सैर पर आपको लिए चलते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको सिक्किम की इस अद्भुत यात्रा पर। सिक्किम राज्य अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेप्चा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं, जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। लेप्चा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, प्रकृति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार, जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़, दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार हैं। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चौकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेंत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थोक्पा गुंडक, सिंकी, बांस शूट और किण्वित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल हैं। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तोंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खांग चेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।
थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। श्रोताओं, हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राण निछावर किए। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू पूर्वोत्तर भारत की वो प्रेरक विभूति हैं जिन्होंने एक छोटी सी आयु में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोहा लिया और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति की रक्षा की, पूर्वोत्तर भारत की संप्रभुता की रक्षा की और स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समाज और देश की सेवा में उनके इस अतुलनीय योगदान से उन्हें आज हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। तो आइए रानी गाइडिनल्यू के व्यक्तित्व पर एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत उन महान विभूतियों से सुशोभित है जिन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइदिनल्यू, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और अटूट विश्वास से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पूर्वोत्तर की जनता में स्वाधीनता की चेतना जगाई। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। रानी गाइदिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे जेलियांगरोंग जनजाति से थीं, जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा, तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा करना। वर्ष 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी, तब मात्र 16 वर्ष की आयु में गाइदिनल्यू ने उस अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और हेरेका आंदोलन की अगुवाई की।
इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर, एकजुट और जागरूक बनाना। गाइदिन्ल्यू ने कहा था, हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया, ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और उनके सिर पर इनाम रखा। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। 1932 में रानी गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थीं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वे नागालैंड, गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गयीं। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गाइदिन्ल्यू के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गाइदिन्ल्यू के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गयीं। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर गांव और हर पहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए। वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में घूम कर लोगों को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रहीं। वे सदैव कहती थीं, हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी मातृभूमि है। रानी गाइदिन्ल्यू ने अपने क्षेत्र में भारतीय एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने उस समय भी भारत के साथ जुड़ाव की वकालत की, जब कुछ शक्तियां पूर्वोत्तर को अलग पहचान देने की बात करती थीं। वे दृढ़ता से कहती थीं कि भारत एक है और उसका हर हिस्सा समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी गाइदिन्ल्यू का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी, जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयीं। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई। मणिपुर की येशेमना पारमबुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। नागालैंड के जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी गाइदिन्ल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं, बल्कि ये उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी गाइदिन्ल्यू जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। रानी गाइदिन्ल्यू की गाथा हमें ये संदेश देती है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी है।
उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। आज भी जब पूर्वोत्तर की घाटियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रानी गादिन्ल्यू की आवाज को लेकर आती हो। स्वतंत्रता का दीप जलता रहे, चाहे आंधियाँ कितनी भी प्रचंड क्यों न हो। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार। त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण। त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 3 शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियां, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खान पान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है।
त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खार्ची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आए और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया। पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में, जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेरशिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुकपेक जैसे खेल खेले जाते हैं, जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं, बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है।
अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिशमी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुट जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोडगे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते, बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है, जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के याक गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत है। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।